डीएलएड 2019 द्वितीय सेमेस्टर के अंतर्गत सभी बच्चों को अखिलेश सर डाइट औरैया का नमस्कार। सर्वप्रथम कोरोना वॉरियर्स को सल्यूट करते हुए आप सभी से आग्रह है कि आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें और साथ साथ मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें, जिससे कि आप सभी सुरक्षित रहें। तो चलिए आज हम इस द्वितीय सेमेस्टर के अंतर्गत अध्याय 3 विषय हिंदी, जिसका नाम है गद्य एवं पद्य के अंशों के शुद्ध उच्चारण, लय एवं उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना बोलना, आज हम लोग ये सीखेंगे, पढ़ेंगे, जिसके नोट्स हम आप लोगों को ऑलरेडी पीडीएफ के माध्यम से भेज चुके हैं। सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और इसका प्रथम टॉपिक लेते हैं। देखिए, तो इसमें इस लेसन के अंतर्गत सर्वप्रथम हम जानने की कोशिश करेंगे कि उच्चारण, आप ये देख रहे होंगे कि उच्चारण क्या होता है। उच्चारण को समझने का प्रयास करेंगे। भाषा की मूल प्रवृत्ति मौखिक है और बोलने की शुद्धता बहुत कुछ मानक उच्चारण पर निर्भर है। अतः भाषाई दक्षता प्राप्त कराने के लिए शुद्ध उच्चारण के महत्व को जानना और उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करना एवं कराना नितांत आवश्यक है। इस प्रकार बोलने से ध्वनि व्यवस्था, बल, लय, स्वराघात, गति और विराम को जानना एवं प्रयोग करना ही उच्चारण है। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसमें बताया गया है कि भाषा की जो मूल प्रकृति है वो मौखिक है और जो भी चीज़ हम बोलते हैं उसकी शुद्धता का मानक ही उच्चारण है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें समाहित हैं जो मैंने अभी बताई थी कि जब भी हम कोई चीज़ बोलते हैं तो वो उच्चारण के अंतर्गत तो आती ही है, लेकिन उच्चारण के अंतर्गत तब आती है जब आप जो बोल रहे हैं उसमें ध्वनि व्यवस्था को समाहित करें, बल को समाहित करें। आप कितनी शक्ति से बोल रहे हैं, धीमे बोल रहे हैं या तेज बोल रहे हैं, लय, स्वराघात, आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उसमें कब आपको आवाज़ धीमी करनी है, कब तेज करनी है, ये सारी चीज़ें स्वराघात के अंतर्गत आती हैं। गति, आपके बोलने की गति, स्पीड कैसी है। आप अगर ज़्यादा जल्दी बोलेंगे तो आपका उच्चारण शुद्ध नहीं होगा। इसलिए उच्चारण के अंतर्गत गति का विशेष महत्व है और विराम को जानना। कभी कभी बच्चे ऐसा करते हैं, कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं और बिना विराम चिन्ह अर्थात बिना रुके हुए सीधा पढ़ते चले जाते हैं, तो उच्चारण सही नहीं माना जाता है और नहीं होता है। इसलिए उच्चारण व्यवस्था के अंतर्गत ध्वनि व्यवस्था, बल, लय, स्वराघात, गति और विराम को जानना एवं प्रयोग करना ही उच्चारण है। नाउ सेकंड है आपका उच्चारण के उद्देश्य, जिसमें प्रथम उद्देश्य आता है उच्चारण अभ्यास द्वारा आत्मविश्वास जगाना। दूसरा आता है शुद्ध, सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली शैली में भावों, विचारों एवं अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करना। तीसरा नंबर है उद्देश्य के अंतर्गत बच्चों में भावानुकूल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण एवं अंग संचालन की कला का अभ्यास करना। चौथा है गद्य एवं पद्य के अंशों को हाव भाव, लय एवं गति के साथ शुद्ध उच्चारण की दक्षता का विकास करना। पांचवा आता है शुद्ध उच्चारण एवं गति का निरंतर विकास करते हुए बच्चों को पढ़ने बोलने का अभ्यास करना। तो ये आपके उच्चारण के उद्देश्य थे। अब इसके बाद आता है उच्चारण के महत्व, उच्चारण का महत्व, जिसमें डॉक्टर भोलानाथ के अनुसार
इन्होंने बताया, ये शिक्षाविद हैं एक, तो इन्होंने बताया है कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की यह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। वास्तव में मनुष्य के मुख से निकले हुए सार्थक वर्णों के संयोग से बने शब्दों का उच्चारण जो दूसरे मनुष्यों को सुनाई दे उसे उच्चारण माना जाता है। उच्चारण शिक्षण के समय मात्र ध्वनियों तथा वर्णों पर ही ध्यान न देकर शब्द और वाक्य स्तर पर भी शुद्ध उच्चारण के विषय में छात्रों का ध्यान आकर्षित कराया जाए। तो ये महत्व के अंतर्गत ध्यान रखा जाए कि बच्चों को जब भी पढ़ाएं तो शुद्ध उच्चारण के लिए विषय में छात्रों का ध्यान आकर्षित होना बहुत आवश्यक है। अब हम इस चैप्टर के अंतर्गत चलते हैं। उच्चारण दोष के सामान्य कारण, क्या कारण हो सकते हैं उच्चारण दोष के? तो देखिए, पहला कारण जो मुझे समझ में आया है वो मैं बता सकता हूँ आप लोगों को। नंबर 1, वर्णों को जल्दी जल्दी बोलना। कुछ बच्चे जल्दी जल्दी बोलते हैं वर्णों को, जिसके कारण उच्चारण दोष उत्पन्न हो जाता है। वर्णों को मुंह से फेंक कर बोलना। मुंह से फेंक कर बोलना अर्थात जिन कारणों से हम वर्णों को उच्चारित करते हैं, जैसे कंठ से, तालु से, और हम इन चीज़ों का उपयोग न करते हुए हवा के माध्यम से जब भाषा को लपेटते हैं तो उसे हम बोलते हैं मुंह से फेंक कर बोलना। वर्णों को मुंह से फेंक कर बोलना। तीसरा, जीभ दबाकर उच्चारण करना और वर्णों को मुख में काट देना, अर्थात पूरा वाक्य या पूरा वर्ण बाहर न निकले तो उसे मुंह में ही काट देना बोलते हैं। नंबर 4, रुक रुक कर बोलना। नंबर 5, गद गद स्वर में बोलना। नंबर 6, गा गा कर बोलना। नंबर 7, तुतलाकर और मुंह में बुदबुदाकर बोलना। नंबर 8, दीनता के स्वर में बोलना। नंबर 9, वर्णों को नाक से बोलना। नंबर 10, अक्षरों एवं वर्णों को बीच में ही ग्रसित करके बोलना। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये थे आपके उच्चारण दोष के सामान्य कारण, है ना, जो आप लोग समझ सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर प्रश्न आता है कि शुद्ध उच्चारण कैसे हो, शुद्ध उच्चारण कैसा हो। तो इसके संबंध में पाणिनि व याज्ञवल्क्य के अनुसार उन्होंने कहा है, उन्होंने बताया है, ये बहुत ही विद्वान लोग हैं पाणिनि व याज्ञवल्क्य। इन्होंने संस्कृत में लिखा है, व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दष्टाभ्याम न पीड़येत भीता पतन भेदाभ्याम तद्वर्णानाम प्रयोजयेत। तो इसका अर्थ है कि जिस प्रकार बाघिन अपने बच्चों को मुंह में लेकर चलते समय इस बात का ध्यान रखती है कि बच्चों को ना तो दांत चुभे और ना ही वह गिर पड़े, इस प्रकार वर्णों का उच्चारण करते समय देखना है कि ना तो वे दबे रह जाएं और ना एकाएक बाहर निकल जाएं। इसी क्रम में याज्ञवल्क्य ने क्या कहा है, मधुरम चा न चा व्यक्तम व्यक्तम चापि न पीड़ितम सनाभ्य स्वयं देशस्य न वर्णो शंकरगतः यथा सुमन नागेंद्र पदात् पदम निदापयेत एवं पदम पदादंतम दर्शनीयम पृथक पृथक। इन्होंने बताया है याज्ञवल्क्य जी ने कि वर्णों का उच्चारण मधुर हो किंतु अस्पष्ट न हो और सुस्पष्ट हो किंतु पीड़ित न हो। जिस प्रकार सुंदर राजा पालित देश वर्ण संकरता को प्राप्त नहीं होता है, उसी प्रकार उच्चारण में वर्ग संश्लिष्ट नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार मदमस्त हाथी एक पैर रखने के पश्चात बड़ी सावधानी से दूसरा पैर रखता है, उसी प्रकार एक पद बोलने के पश्चात दूसरे पद को बड़ी सावधानी से बोला जाए
जिससे सभी पद स्पष्ट हों और पृथक पृथक रूप में दर्शनीय हों। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये था आपका शुद्ध उच्चारण कैसा हो, जिसमें पाणिनि और याज्ञवल्क्य ने क्या कहा, क्या बताया, वो अभी आप लोगों के सामने रखा मैंने। अब हम आगे बढ़ते हैं उच्चारण के मुख्य तत्व, जिसमें पहला आता है मुख्य तत्व में ध्वनि व्यवस्था। किस ध्वनि का उच्चारण स्थल क्या है, यह जानकर बोलना ही ध्वनि व्यवस्था होती है। दूसरा, बल। जिस शक्ति से किसी ध्वनि या वर्ण को उच्चारित किया जाता है उसे बल कहते हैं। लय। जब अक्षर बोलने के पश्चात दूसरा अक्षर बोलने के मध्य समान समय देने को लय कहते हैं। चौथा, स्वराघात। उच्चारण में ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को स्वराघात कहा जाता है। नंबर 5, गति। बिना हिचकिचाहट और रुकावट के साथ बोलना। नंबर 6, विराम। वाक्यों को शुद्ध रूप से पढ़ने के लिए यथास्थान पर रोकते हुए पढ़ना ही विराम कहलाता है। तो ये मुख्य तत्व थे उच्चारण के, जिनको हमें ध्यान में रखना है और इनके ऊपर ध्यान आकृष्ट करते हुए ही कोई वर्ण, अक्षर या वाक्य बोलना है, तभी हम शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका उच्चारण दोष के प्रमुख कारण। तो पहले कारण है हिंदी ध्वनियों एवं उच्चारण स्थानों का अपूर्ण ज्ञान। दूसरा, उच्चारण तत्वों के ज्ञान का अभाव। तीसरा, शारीरिक विकार ध्वनि यंत्र संबंधी। चौथा, परिवार में अशुद्ध उच्चारण। अगर परिवार में कोई अशुद्ध उच्चारण करता है तो वो बच्चा भी वैसे ही सीख जाता है और उसका उच्चारण कभी शुद्ध नहीं हो पाता है। पांचवा है बलाघात से अपरिचित होना, कि कब कितना जोर देना है, किस वर्ण पर जोर देना है, किस शब्द पर जोर देना है, ये बलाघात से अपरिचित यदि बच्चा होता है तो वो शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता है। नंबर 6, गति का ज्ञान न होना। नंबर 7, लय और विराम का अर्थ न समझना। तो ये थे आपके उच्चारण दोष के प्रमुख कारण। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है उच्चारण संबंधी दोष एवं उनका निवारण। तो ये सारी चीज़ें आप समझते हैं और जानते हैं, ये बहुत छोटे स्तर की चीज़ें हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं का भी लोग बोलने में प्रयोग करते हैं, खड़ी बोली का भी प्रयोग करते हैं और अलग अलग जगहों के हिसाब से वो स्वराघात और बल का प्रयोग करते हैं, जिससे उनकी भाषा और बोलने का स्टाइल थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे मैं दुबे हूँ तो अपने साइड में दुबे बोला जाता है, अखिलेश कुमार दुबे। और यही आप पूर्वांचल में चले जाइए, इलाहाबाद साइड में और बनारस साइड में, तो वहाँ दुबे ना बोल के दूबे, बड़े ऊ की मात्रा देते हैं, दूबे। तो ये जो चीज़ है यही दोष उत्पन्न कर देते हैं। जैसे ई को बड़ी ई पढ़ना, अर्थात ह्रस्व ह्रस्व ई का उच्चारण अभ्यास आवश्यक है। तो ये जो कमियां हैं इनको अभ्यास के माध्यम से ही बच्चों से दूर कराई जा सकती हैं। ये मैं आपको फ़ोटो भेज रहा हूँ, ये आप लोग देखते रहना। बाकी ये बार बार पढ़ने या बताने की आवश्यकता इसमें नहीं है। अब बिना अभ्यास के उच्चारण में शुद्धता लाना किसी भी शिक्षक के लिए नामुमकिन है। इसलिए उच्चारण यदि शुद्ध करना है तो शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को अभ्यास हस्त कराएं। अब निवारण के अंतर्गत वही चीज़ जो मैं अभी बता रहा था, कक्षा शिक्षण समय उच्चारण अभ्यास, गद्य एवं पद शिक्षण के समय उच्चारण अभ्यास, संधि उपसर्ग लिंग वचन अर्थात हिंदी व्याकरण का अभ्यास, कविता कहानियों एवं उपन्यास लोक कथा आदि का अभ्यास। हर चीज़ का अभ्यास ही उच्चारण में शुद्धता ला सकता है। अगला टॉपिक है कविता शिक्षण की विधियाँ ऑब्लिक प्रणालियाँ। पहला, गीत प्रणाली। छोटे कक्षाओं में बाल गीतों का चयन किया जाता है, जिनको लयबद्ध तरीके से जब शिक्षक पढ़ता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं और
सामूहिक रूप से जब उसे दोहराते हैं तो वो गीत प्रणाली के अंतर्गत आ जाता है और बच्चे इससे अच्छा सीखते हैं। नंबर 2, अभिनय या नाट्य प्रणाली। अभिनय या नाट्य प्रणाली के अंतर्गत शिक्षक स्वयं अभिनय करता है। जब भी वो कक्षा का संचालन करता है तो वो अपने हाव भाव से और जो चीज़ सिखा रहा है उसमें अपने अंगों के माध्यम से वो बच्चों को अभिनय के माध्यम से बताता है, जिससे बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और बच्चे अमुक पाठ सीख जाते हैं। नंबर 3, अर्थबोध प्रणाली। यह प्रणाली कविता शिक्षण के लिए सर्वथा दोषपूर्ण है। ये इसलिए दोषपूर्ण है कि यह छोटे बच्चों के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी व्यवहारिक तौर पर हम देखते हैं कि अधिकांश शिक्षक इसका प्रयोग करते हैं। चौथा, खंडान्वय प्रणाली। यह प्रश्नोत्तर प्रणाली है। इसमें कविता के खंडों को प्रश्नोत्तर के माध्यम से अर्थ स्पष्ट करते हुए पढ़ाया जाता है। पांचवा, व्याख्या प्रणाली। व्याख्या करने के लिए इस प्रणाली का उपयोग होता है। व्यास प्रणाली ऊंची कक्षाओं हेतु उपयोगी प्रणाली। यह छोटे कक्षाओं में प्रयोग नहीं की जाती। कौन सी? व्यास प्रणाली। अब हम आगे बढ़ते हैं और अंतिम चरण की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें इस चैप्टर के अंतर्गत लास्ट आपकी हेडिंग आती है कविता शिक्षण के समय ध्यान देने योग्य बातें। पहला है वातावरण सृजन। छात्रों का ध्यान आकर्षण हेतु समान भाव की कविता का वाचन, बच्चों से कविता सुनना। दूसरा, पहले स्वयं उचित भाव भंगिमा के साथ भावानुकूल सस्वर वाचन करें। तीसरा, बच्चों द्वारा सस्वर वाचन करवाना। चौथा, प्रश्नोत्तर कथनों चर्चा द्वारा कविता के केंद्रीय भाव का स्पष्टीकरण। पांचवा, समान भाव की कविता छात्रों द्वारा बुलवाना। छठा, कुछ वस्तुओं पर 2-4 वाक्य बनवाएं। सातवां, कविता की एक पंक्ति देकर उसे पूरी कराएं। आठवां, कुछ शब्द देकर कविता बनाने को कहें। नौवां, सबकी कविता गतिविधि करवाना, मतलब सबको इन्वॉल्व कराना। कक्षा में जितने बच्चे बैठे हुए हैं उनको कविता पहले पढ़ के सुनाओ, अभिनय करके दिखाओ और उनको समझाओ, फिर बच्चों से उसका रिवीजन कराओ। अर्थात कि कविता को गाने में सभी बच्चे अपने मुंह से आवाज़ करें, बोलें। अर्थात एक गतिविधि आधारित कविता भी होती है, उसमें आप एक्शन के माध्यम से बच्चों से बुलवाएं और करवाएं तो अच्छे से बच्चे शिक्षण कार्य करते हैं, शिक्षण के दौरान सीखते हैं। तो इस तरीके से ये आपका तृतीय अध्याय गद्य एवं पद्य के अंशों के शुद्ध उच्चारण, लय एवं उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना और बोलना आज आपका समाप्त हुआ। और इसमें परीक्षा उपयोगी अभ्यास हेतु प्रश्न मैं आप लोगों को भेज चुका हूं। आप लोग उनका अभ्यास करेंगे और निश्चित तौर पर जो प्रश्न परीक्षा उपयोगी हैं वो आप लोग स्वयं कर लेंगे, क्योंकि आप सभी ग्रेजुएट छात्र हैं। और ग्रेजुएट छात्र के लिए यदि वो अच्छे से अपने पाठ का अध्ययन कर लेता है, उसका अर्थ समझ लेता है, तो निश्चित तौर पर प्रश्न कितना भी घुमाया फिराया जाए आप उसका आंसर जानते हैं और आप लिख भी लेंगे। तो इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। एक बार पुनः कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट करते हैं और आप लोगों से आग्रह करते हैं कि आप लोग यह चैप्टर अच्छे से समझें और पढ़ें। यदि फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप पर्सनल हमसे कांटेक्ट करके उस संबंध में अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।